दिव्या की मां मीता भारती को देखते ही दिव्या के पिताजी ओम प्रकाश भारती भड़क उठे। वो सबके सामने जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगे, इसने मेरी बेटी की हत्या की है। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड की 7 समंदर पार गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। हाई स्कूल फेल एक आम सी लड़की कैसे बन गई बॉलीवुड की 7 समंदर पार गर्ल? वो कौन था जिसने दिव्या भारती के हाथ को धारदार ब्लेड से खरोंच खरोंच कर काटा और जलती हुई सिगरेट से दागा? और आखिर में सबसे दिलचस्प, क्यों और कैसे दिव्या भारती की अपनी सगी मां ने ही षड्यंत्र रचकर बेरहमी से दिव्या भारती की हत्या कर दी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी सन 1974 को बम्बई की एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाली फैमिली में हुआ था। दिव्या भारती के पिताजी का नाम था ओम प्रकाश भारती, जो कि एक बीमा कंपनी में काम करते थे। दिव्या भारती की मां का नाम था मीता भारती, जो कि एक हाउसवाइफ थी। दिव्या भारती के छोटे भाई का नाम था कुणाल भारती और उनकी बड़ी स्टेप सिस्टर का नाम था पूनम भारती। दिव्या ने जुहू के मैनिक जी कूपर हाई स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई की। हालांकि दिव्या स्कूल की पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थी। क्लास में फर्स्ट आना तो दूर की बात है, वो मुश्किल से अपने आप को फेल होने से बचा पाती थी। जब दिव्या 15 साल की थी और क्लास 9th में पढ़ती थी, तब एक दिन एक वीडियो पार्लर में उनकी मुलाकात हुई मशहूर एक्टर गोविंदा के प्रोड्यूसर भाई कीर्ति कुमार से। कीर्ति कुमार दिव्या की शक्ल को देखकर उनसे बहुत इम्प्रेस हुए। कीर्ति कुमार दिव्या के साथ दिव्या के घर आए और दिव्या के पेरेंट्स से बात करने के बाद उन्होंने दिव्या को अपनी अपकमिंग फिल्म राधा का संगम में हीरोइन का रोल ऑफर किया। दिव्या ने अपनी मां से पूछा कि अगर वो फिल्मों में काम करेंगी तो क्या होगा। उनकी मां ने उनसे कहा कि तब उन्हें अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये सुनते ही दिव्या खुश हो गई, क्योंकि उन्हें स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। दिव्या ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म में काम करना इसीलिए शुरू किया क्योंकि वो किसी भी तरह से स्कूल की पढ़ाई से निजात पाना चाहती थी। दिव्या ने स्कूल छोड़ दिया, इसी वजह से उनकी स्कूली पढ़ाई केवल क्लास 9th तक ही हो पाई। हालांकि कुछ इंटरनेट वेबसाइट्स बताती हैं कि दिव्या ने क्लास 9 तक नहीं, हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी, मगर वो हाई स्कूल में फेल हो गई थी। बहरहाल पढ़ाई छोड़ देने के बाद दिव्या ने फिल्म राधा का संगम में अपने रोल की तैयारी करने के लिए एक्टिंग और डांस सीखना शुरू कर दिया। मगर कुछ दिनों के बाद प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम से रिप्लेस कर दिया और उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया। कुछ दिन बाद मशहूर प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म प्रेम में दिव्या को हीरोइन के तौर पर साइन किया, मगर कुछ दिनों बाद उन्होंने भी दिव्या को रिप्लेस कर उनकी जगह तब्बू को साइन कर लिया। इसके बाद डायरेक्टर सुभाष घई ने अपनी फिल्म सौदागर में हीरोइन के तौर पर काम करने के लिए दिव्या को अप्रोच किया, मगर आखिरकार ये रोल भी मनीषा कोइराला की झोली में चला गया। लगातार 3 रिजेक्शंस की वजह से दिव्या बहुत अपसेट हो गई। दिव्या का मूड ठीक करने के लिए दिव्या की मां उन्हें लेकर कश्मीर चली गई कुछ दिनों का हॉलिडे मनाने के लिए, मगर उन्हें जल्दी ही मुंबई वापस आना पड़ा, क्योंकि मशहूर तेलुगु फिल्म डायरेक्टर डी रामा नायडू दिव्या को अपनी एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाना चाहते थे। दिव्या ने वो स्क्रिप्ट सुनी और फिर इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई, जिसके तहत दिव्या भारती ने साल 1990 में रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म बोबिली राजा से अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की। बोबिली राजा सुपर डुपर से ऊपर हिट साबित हुई। इसके बाद राउडी अलूडू, असेंबली राउडी और धर्मक्षेत्रम जैसी एक के बाद एक तेलुगु फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में एक के बाद एक सुपर हिट होती चली गईं। नतीजा ये हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर ही दिव्या भारती
तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार लेडी अमिताभ बच्चन कही जाने वाली एक्ट्रेस विजय शांति के बाद तेलुगु सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी स्टार बन गई। जिस वक्त तेलुगु सिनेमा में दिव्या भारती का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, उसी वक्त हिंदी सिनेमा में भी फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए उतावले हो रहे थे। सबसे पहले दिव्या भारती को डायरेक्टर राजीव राय ने अपनी फिल्म विश्वात्मा में सनी देओल की लव इंटरेस्ट का रोल ऑफर किया। इस फिल्म में दिव्या का गाना सात समंदर पार इतना मशहूर हुआ कि उन्हें सात समंदर पार गर्ल का टाइटल मिल गया। इसके बाद दिव्या दीवाना, बलवान, जान से प्यारा और दिल ही तो है जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर रही थीं, साथ ही तेलुगु फिल्मों में भी काम कर रही थीं और खूब पैसे कमा रही थीं, और इन पैसों से वो अपनों के सपने पूरा करना चाहती थी। अपने पिताजी ओम प्रकाश के जिंदगी भर के सपने वर्ल्ड टूर को पूरा करने की तैयारियां कर रही थीं। अपने छोटे भाई कुणाल पर दिव्या जान छिड़कती थी। अपने लिए गाड़ी खरीदने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई कुणाल को जीप दिलवाई। सिर्फ अपनी माँ मीता भारती के साथ दिव्या के रिश्ते ठीक नहीं थे। मशहूर न्यूज़पेपर महाराष्ट्र टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या भारती की माँ मीता भारती दिव्या भारती के पैसों को ज़बरदस्ती अपने पास रख लेती थीं। वो उन पैसों को जुए में लगाती थीं, उनका मिसयूज करती थीं, अपनी अय्याशियों के लिए दिव्या को यूज़ करती थीं, जिसकी वजह से दिव्या और उनकी माँ के बीच बहुत झगड़े होने लगे और इसकी वजह से दिव्या कुछ तनाव में रहने लगी। फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान गोविंदा ने सेट पर ही दिव्या की मुलाकात करवाई अपने दोस्त न्यू कमर डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला से। साजिद के मुताबिक पहली ही नज़र में उन्हें दिव्या पसंद आ गई। दिव्या से एक मुलाकात के बाद साजिद अब हर रोज फिल्म शोला और शबनम के सेट पर जाने लगे दिव्या से मुलाकात करने के लिए। धीरे धीरे साजिद और दिव्या एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। मगर दिव्या भारती के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, जिसके बाद दिव्या ने अपने माता पिता की इस खिलाफत करते हुए साजिद के वर्सोवा अपार्टमेंट में काजी की उपस्थिति में साजिद से शादी कर ली। चूँकि साजिद मुसलमान थे, इसलिए साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने अपना धर्म बदल लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपना नाम रख लिया सना नाडियाडवाला। मगर उस वक्त दिव्या के करियर को सेफ रखने के लिए इस शादी को सीक्रेट रखा गया। यहाँ तक कि दिव्या ने अपने माता पिता को भी नहीं बताया कि उन्होंने साजिद से शादी कर ली है। और साजिद से शादी के बाद भी दिव्या बिल्कुल पहले ही की तरह अपने माता पिता के घर में उनके साथ ही रहती रही। कुछ महीनों बाद जब दिवाली का त्यौहार आया, तब साजिद दिव्या से मिलने उनके घर आए और तब साजिद ने उनके माता पिता के सामने इस रहस्य को उजागर किया। दिव्या लगातार दिल का क्या कसूर, दुश्मन ज़माना, गीत, दिल आशना है और छतरी जैसी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम कर रही थी और केवल 2 साल के अंदर बॉलीवुड में दिव्या भारती के कद को इतनी तेज़ी के साथ बढ़ता देखकर बॉलीवुड की पुरानी स्थापित हो चुकी एक्ट्रेसेस के पसीने छूटने लगे और वो दिव्या से जलने लगी। तमाम फिल्मी पंडित आने वाले चंद सालों में दिव्या भारती के बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने की घोषणा कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे कि तभी अचानक एक ऐसी दुर्घटना घटी जिससे पूरा देश सन्न रह गया। 6 अप्रैल सन 1993 की सुबह सुबह पूरे देश के तमाम अखबारों में एक खबर छपी कि पिछली रात यानी 5 अप्रैल की रात मशहूर अभिनेत्री दिव्या भारती अपने 5वें माले के फ्लैट से नीचे गिर पड़ी और गिरते ही तत्काल उनकी मौत हो गई। दिव्या भारती के हर फैन के दिमाग में उस वक्त एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये एक्सीडेंट था या सुसाइड और या मर्डर। मशहूर फिल्म मैगजीन स्टारडस्ट में काम करने वाले मशहूर फिल्म पत्रकार ट्रॉय रेबेरो ने साल 1993 में ही दिव्या भारती की इस डेथ मिस्ट्री पर एक रिपोर्ट छापी थी, एन इंसिडेंट हु शूक द नेशन।
ये काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है और जो कोई भी इस रिपोर्ट को पढ़ता है वो सन्न रह जाता है। मैं खुद इस रिपोर्ट के तथ्यों को पढ़कर चकत्ता खा गया और यकीन से कह सकता हूँ आप भी जब इस रिपोर्ट के तथ्यों को सुनेंगे तो आपके भी होश पाख्ता हो जाएंगे। ट्रॉय बताते हैं कि वो उन चंद व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें सबसे पहले ये सूचना मिली कि दिव्या भारती 5 मंजिल से नीचे गिर गई हैं और ट्रॉय सीधे कूपर अस्पताल पहुंचे जहां पर दिव्या को ले जाया गया था। क्योंकि गिरने के बाद दिव्या की तत्काल मौत नहीं हुई थी, तब उनकी सांस चल रही थी, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के वक्त ट्रॉय हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। ट्रॉय बताते हैं कि रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब दिव्या के पिता ओम प्रकाश दिव्या का शव देखते ही बदहवास हो गए। वो चीखते चीखते कहने लगे, उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया, उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया, सब कुछ जलाकर राख कर दो, बस मुझे मेरी बेटी दिव्या वापस कर दो। दिव्या भारती के छोटे भाई कुणाल भी रोते रोते कहने लगे, मेरी बहन की अभी मरने की उम्र नहीं थी, काश मैं उसके साथ 10 मिनट और रुक जाता, मेरे उसे छोड़ कर आने के 10 मिनट बाद ही यह घटना घट गई, काश मैं उसके साथ थोड़ी देर और रुक जाता तो ये घटना ना होती। ट्रॉय बताते हैं कि उन्हें उन दोनों की हालत पर बहुत दुख हो रहा था, मगर साथ ही उनका ध्यान दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश की उस बात पर भी जा रहा था जो उन्होंने चीखते चीखते कही कि उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला, उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। ट्रॉय के दिमाग में सवाल घूम रहा था, आखिर ओम प्रकाश किसकी बात कर रहे हैं। ट्रॉय के मुताबिक उन्हें हैरानी इस बात की थी कि दिव्या के पिता यहाँ मौजूद हैं, भाई यहाँ मौजूद हैं, रो रहे हैं, मगर जिनको यहाँ मौजूद होना चाहिए और जिनके रोने की उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, दिव्या की माँ, वो कहाँ हैं। तकरीबन 2-2.25 घंटों के बाद सुबह के करीब 3:45 बजे दिव्या की माँ हॉस्पिटल पहुंची। ट्रॉय बताते हैं कि दिव्या की माँ मीता भारती को देखते ही दिव्या के पिताजी ओम प्रकाश भारती भड़क उठे। वो सबके सामने जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगे, इसने मेरी बेटी की हत्या की है, ये है मेरी बेटी की मौत की जिम्मेदार। इसके बाद दिव्या के पिताजी और भाई दिव्या की माँ पर हमलावर होने लगे। इमीडिएटली डॉक्टर्स ने उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद ट्रॉय ने देखा कि दिव्या की माँ मीता दिव्या के शव के पास गईं। उन्होंने शव पर रखा कपड़ा उठाया, 1 सेकंड तक दिव्या को देखती रहीं, फिर बंद कर दिया और फिर चुपचाप बिना किसी से कुछ भी कहे वहाँ से चली गई। ट्रॉय बताते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों के सामने देखकर वो अचंभित रह गए। ट्रॉय बताते हैं कि जब दिव्या के पति साजिद ने दिव्या का शव देखा तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। वो उसी वक्त बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़े और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उन्हें तुरंत ICCU में एडमिट किया गया। वहाँ पर होश आने पर वो सामने डॉक्टर से कहने लगे, मेरी पत्नी दिव्या नीचे लेटी हुई है, वो कह रहे हैं कि वो मर चुकी है, प्लीज़ 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 आप कुछ भी करके उसे जिंदा करने की कोशिश कीजिए। और ये कहने के बाद साजिद फिर से बेहोश हो गए। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक दिव्या के सगे संबंधी रिश्तेदार भी हॉस्पिटल पहुंचने लगे थे। रात को जब दिव्या की माँ मीता भारती हॉस्पिटल से गईं, उसके बाद वो सुबह 8:30 बजे वापस हॉस्पिटल आईं। अब दिव्या के अंतिम संस्कार पर चर्चा होने लगी थी। कुछ लोगों का मानना था कि चूंकि दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, इसलिए उन्हें दफनाया जाना चाहिए। जब इस बारे में दिव्या की माँ मीता भारती से बात की गई तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी तो अब चली गई, अब चाहे उसे दफनाओ या जलाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा, मेरी बेटी ने साजिद से शादी भले की थी, मगर उसने इस्लाम धर्म नहीं कबूला था, और अगर कबूला था तो मुझे कागजात देखने हैं। साजिद के कुछ रिश्तेदार साजिद के पास पहुंचे उनका निकाहनामा मांगने के लिए, ताकि सबूत के तौर पर दिव्या की माँ को दिखाया जा सके। मगर साजिद ने कह दिया कि उनके पास निकाहनामा ही नहीं, क्योंकि उनका दिव्या से निकाह हुआ ही नहीं। उन्होंने और दिव्या ने निकाह किया ही नहीं था, शादी की ही नहीं थी। साजिद की इस बात को सुनकर ट्रॉय समेत साजिद के सभी रिश्तेदारों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर में यही तय हुआ कि दिव्या को जलाया जाए। दिव्या की अर्थी बनाई गई, उन्हें एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया
उनकी शव यात्रा निकाली गई, लेकिन दाह संस्कार के वक्त साजिद दाह संस्कार में शामिल हो गई, एक पति के तौर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए। मगर आखिरकार मुखाग्नि दिव्या के छोटे भाई कुणाल ने दी। ये एक एक्सीडेंट था, सुसाइड या मर्डर, इस बात की तफ्तीश के लिए मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर जे जाधव ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उन्होंने दिव्या की दोस्त नीता लूला का स्टेटमेंट लिया, जो घटना के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थी। नीता ने बताया कि वो और उनके पति डॉक्टर श्याम लूला टीवी देख रहे थे। दिव्या की मेड अमृता किचन में स्नैक्स बना रही थी और दिव्या खिड़की के पास खड़ी थी, वो खिड़की जिसमें ग्रिल नहीं लगी थी। नीता ने बताया कि इससे पहले वो कुछ समझ पाती तब तक दिव्या 5 मंजिल नीचे ज़मीन पर गिर चुकी थी और उनकी लाश खून से लथपथ हो चुकी थी। दिव्या की एक और दोस्त ने बताया कि असल में हुआ ये था कि दिव्या बहुत डिप्रेस्ड थी और उन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी और शराब के नशे में वो बिना ग्रिल वाली खिड़की के पास खड़ी थी। ऐसे में नीता लूला को डर लगा कि कहीं दिव्या के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए वो दिव्या को पकड़ने के लिए, उन्हें खिड़की से दूर लाने के लिए उनकी ओर बढ़ी, मगर नीता को अपनी ओर आता देख दिव्या ने खिड़की से छलांग लगा दी। दिव्या की उस दोस्त ने कहा कि मुझे मालूम नहीं नीता अब ये बात छुपा क्यों रही है, वो अपने आप को अनजाना क्यों बता रही है। दिव्या की बिल्डिंग में ही रहने वाले उनके एक और दोस्त ने एक दूसरी कहानी बताई। उसने बताया कि उस रात दिव्या का साजिद के साथ एक बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था। साजिद घर से जाने लगे। दिव्या ने गुस्से में साजिद से कहा कि अगर वो 10 मिनट के अंदर अंदर वापस नहीं आए तो उन्हें जिंदा नहीं पाएंगे। साजिद इस धमकी के बावजूद उन्हें छोड़कर चले गए और उसके थोड़ी ही देर बाद ये घटना घट गई। ट्रॉय बताते हैं कि उन्हें बहुत हैरानी हुई इस बात पर कि आखिर पुलिस ने दिव्या की मेड अमृता से कोई पूछताछ क्यों नहीं की, अमृता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। अमृता इस घटना से इस कदर सदमे में चली गई कि 1 महीने बाद ही अमृता की मौत हो गई। दिव्या की एक और दोस्त एक्ट्रेस शांति प्रिया ने भी पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। शांति प्रिया ने बताया कि एक बार वो दिव्या के साथ एक कॉन्सर्ट करने के लिए बहरीन गई हुई थी। वहां पर उन्होंने देखा कि दिव्या के हाथ पर धारदार ब्लेड से खरोंचे जाने के बहुत से निशान थे। उन्होंने दिव्या के हाथ पर कुछ ऐसे निशान भी देखे कि जैसे उन्हें किसी ने जलती हुई सिगरेट से दागा हो। उनका साहस नहीं हुआ था उस वक्त दिव्या से पूछने का कि आखिर ऐसा किसने किया, मगर उनका डाउट दिव्या के पति साजिद पर था। वैसे भी कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिव्या और उनके पति साजिद के बीच शादी के कुछ महीनों बाद झगड़े होने लगे थे, तनाव बढ़ने लगा था। बहरहाल ये केस इतना उलझा हुआ था कि पुलिस को तफ्तीश में कुछ भी हाथ नहीं लगा और आखिरकार 6 साल तक जांच पड़ताल करने के बाद साल 1998 में पुलिस ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और इस केस को बंद कर दिया। साल 2000 में यानी दिव्या भारती की मौत के 7 साल बाद साजिद ने पत्रकार वर्धा खान से शादी कर ली। साल 2020 में दिव्या भारती की मां मीता भारती और उनके पिताजी ओम प्रकाश भारती का फिल्म फेयर ने एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या दिव्या भारती की मौत एक सुसाइड थी, तो दिव्या भारती की मां मीता भारती ने कहा कि नहीं, सुसाइड नहीं थी, क्योंकि दिव्या ऐसी लड़की नहीं थी जो सुसाइड कर सकती थी। क्या वो एक मर्डर था? इस सवाल पर दिव्या भारती के पिताजी ओम प्रकाश भारती ने बिल्कुल अलग स्टेटमेंट दिया उससे जो उन्होंने हॉस्पिटल में पत्रकार ट्रॉय वेबेरो के सामने दिया था। उन्होंने कहा कि ये कोई मर्डर नहीं था, कोई उसे क्यों मारेगा, और ना ही ये सुसाइड था, ये एक एक्सीडेंट था। आज ना ही दिव्या भारती इस दुनिया में है और ना ही दिव्या भारती के माता पिता, मगर दिव्या भारती की डेथ मिस्ट्री आज भी जस की तस बनी हुई है कि आखिर दिव्या भारती की मौत क्या थी, एक्सीडेंट या सुसाइड। और अगर सुसाइड थी तो दिव्या ने सुसाइड क्यों किया? क्या अपने पति साजिद खान से खराब रिश्तों और उनकी प्रताड़नाओं के कारण, या ये एक मर्डर था? और अगर मर्डर था तो किसने किया? क्या जैसा कि हॉस्पिटल में दिव्या भारती के पिताजी ओम प्रकाश ने कहा था
दिव्या की मां ने? और अगर दिव्या की मां मीता भारती ने दिव्या की हत्या की थी तो क्यों और कैसे? इन तमाम सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाए और शायद अब कभी मिल भी नहीं पाएंगे।